नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी के एक नए लेक्चर में मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए साथियों, अभी तक जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं तो हमने किस किस को टारगेट किया था। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो हमने दूसरा टारगेट बनाया था वो हमने किसका किया था, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क के आखिर हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कितनी प्रकार से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नई तैयारी है इसमें, वो आज हम किसकी कर रहे हैं, रोबोटिक्स की। तो जो हमारी यूनिट 9 है उसका हमारा लाइन से बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, और अब हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स को। तो देखिए साथियों, आप सब जानते हैं कि जो रोबोटिक्स है वो आज की दुनिया में रोबोट्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हम कई दिशाओं में या कई पर्सपेक्टिव पर देखते हैं तो रोबोट्स का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं इस दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है। कई बार आप पेपर में खबर पढ़ते हैं कि यहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और कई सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर उसे दिशा निर्देश कहां से दे रहा है, दूसरी जगह से, जबकि रोबोट्स कहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह पर। वहीं आप देखते हैं कि युद्ध के समय अमेरिका ने अफगानिस्तान में हो रहे थे। वहीं आप इंदौर जैसे शहर में चौराहों पर देखते हैं तो एक रोबोट है जो आपको सिग्नल ऑपरेट करता है, रेड ग्रीन लाइट करता है, इशारे इधर हाथ करता है कि आप इधर से इधर जाइए। तो ये सब जो पोजीशन होती हैं ये सब किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, रोबोट्स के द्वारा। और यदि आपने रोबोट वाली कई मूवीज देखी होंगी तो उनमें भी रोबोटिक्स का इंपॉर्टेंस हमें अलग अलग नजरिए से देखने को मिलता है। तो आखिर जो इतनी प्रकार से हमारा रोबोट्स का यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए ऐसा माना जाता है कि रोबोट्स इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा होगा, या यही वो मशीनें होंगी जो इस दुनिया को चलाएंगी। देखिए, वही है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक दो धारी तलवार होती है, क्योंकि इसका सही यूटिलाइजेशन किया जाए तो ये हमारे लिए वरदान है, और सही यूटिलाइज नहीं किया जाए तो यही हमारे लिए अभिशाप है। और वही कहानी कुछ कुछ रोबोट्स के मामले में भी होती है कि कई लोग इसका समर्थन करते हैं तो वहीं कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। समर्थन वाले कहते हैं कि ये मनुष्य के उन कार्यों को आसान बनाती है जो हद से ज्यादा जोखिम भरे होते हैं, इनसे हमें सटीकता मिलती है। तो वहीं इसके विरोध करने वाले कहते हैं कि जोखिम भरे कार्यों में, जैसे आतंकवादियों के हाथ में रोबोट्स लग गए तो वो ब्लास्ट करवाएंगे, ऐसा कि हम ड्रोन के मामले में देख चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आपकी वीडियो शूट करती है, अच्छी लगती है, लेकिन ड्रोन के साथ जब हथियार सप्लाई किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में विज्ञान के आविष्कार हमेशा बीच में फंसे होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कभी ऐसा सोचकर नहीं सोचता है या ऐसा सोचकर आगे नहीं बढ़ता कि हमें इससे गलत उपयोग करना है। वो तो एक अच्छी चीज इन्वेंट करता है, लेकिन जब इंसान के हाथ में गलत रास्ते पर जाते हैं तो भाई फिर उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी रोबोट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने रोबोट्स दिख रहे होंगे, और बिल्कुल भाई एक्चुअल में ऐसे रोबोट्स आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर जो ह्यूमैनॉइड होते हैं। ह्यूमैनॉइड का मतलब होता है कि जो इंसान की तरह दिखते हैं, ऐसे रोबोट्स को हम कहते हैं ह्यूमैनॉइड। लेकिन इससे पहले अब हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे रोबोट्स का। हम रोबोट्स की लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, रोबोट किस प्रकार से काम करते हैं, उनके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शनिंग आर्म्स क्या होते हैं, हर एक चीज के बारे में अब हम पूरी की पूरी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रोबोटिक्स है क्या। यदि हम सबसे पहली बात करते हैं कि जो रोबोटिक्स है वो एक्चुअल में है क्या, तो देखिए भाई, रोबोटिक्स क्या है, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है जो रोबोट की डिजाइन, निर्माण, संचालन और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि आप देखें तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन्स भी थे और उनकी गतिकी, उनके इधर से इधर फ्लो होने पर हमने कंट्रोल किया था और इन दोनों ब्रांच को कंबाइंड किया था, तब बना था इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन जब हम रोबोटिक्स को देखते हैं तो रोबोटिक्स में एक्चुअल में दो साइंस एक साथ मर्ज हो जाते हैं। एक तो कंप्यूटर विज्ञान और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें अकेला इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि इसमें आप किसको शामिल करिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वास्तव में इसमें दो चीजें शामिल हो जाती हैं, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरा कंप्यूटर साइंस, और दोनों के थ्रू ही ऑपरेटिंग कौन करते हैं, हमारे रोबोट्स। लेकिन जब जो अर्ली स्टेज में रोबोट्स बनाए गए थे उस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कई मामलों में कहे तो थी ही नहीं, तो वो एक नॉर्मल रोबोट्स थे। लेकिन आजकल के रोबोट्स काफी स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट्स हो गए। जैसे कि आप आज तक पे कुछ दिनों पहले प्रसारण हो रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि एक ह्यूमैनॉइड रोबोट न्यूज एंकरिंग कर रही थी।
तो आखिर ये सब चीजें हमें किससे मिलती हैं भाई? ये एडवांस रोबोट्स ही होते हैं। और इसमें इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्लस आपका इलेक्ट्रिकल और तीसरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं ना कहीं ये सभी ब्रांच इसमें क्या है, मिक्स हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सभी का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन पैकेज होता है, तब कहीं जाकर हमारी रोबोटिक्स की स्टडी कंप्लीट हो पाती है, जिसमें रोबोट की डिजाइन, उनका निर्माण, संचालन और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। रोबोट शब्द वास्तव में किससे लिया गया है? चेक भाषा से। और चेक भाषा में रोबोट शब्द के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? रोबोटा। एक्चुअल में रोबोटा ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जो बंधुआ मजदूर होते थे। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है, अब हमारे यहाँ फोर्सफुल लेबर तो नहीं होता, बंधुआ का मतलब होता है जो बंधा हुआ होता है, जिसे मालिक जैसा चाहे उसे उससे वैसा काम करवा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं 23 और 24, तो आर्टिकल 23 आपको मिलता है सबसे पहले कि फोर्सफुल लेबर, बलात् श्रम को इस देश में बंद करवा दिया गया। तो यही पॉइंट हमें यहां पर भी मिलता है कि जो रोबोट शब्द था वो एक नोबेल में इस्तेमाल किया गया था, और चेक रिपब्लिक में ये काफी कॉमन वर्ड था। वहां पर जो बंधुआ मजदूर होते थे उन्हें नाम दिया जाता था रोबोटा। और जब पहली मशीन बनाई गई जो इंसान के इशारों पर काम कर रही थी, तो इसकी उपमा उसी से दी गई है, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही ये मशीन करती है। तो याद रखिए, जो रोबोटिक शब्द है उसको वास्तव में उसका बेस किससे बना है? रोबोटा। और एक किस भाषा का शब्द है? चेक रिपब्लिक भाषा का, जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रोबोट, आपके सामने एक छोटा सा रोबोट दिखाया गया है। रोबोट एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज गति और सटीक तरह से ऑटोमेटिक रूप से कर सकती है। भाई, बचपन में जब मैं भी रोबोटिक वाले कार्टून देखता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो रोबोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया से आए हुए होते हैं, या भाई इन्हें कोई अलग इंसान होते हैं। लेकिन वास्तव में रोबोट दिखते रोबोट जैसे हैं, लेकिन अपने आप में क्या, एक मशीन ही है। और इसका मशीन का काम करने का तरीका क्या होता है कि एक तो ये फास्ट काम करती है, यदि इसकी बैटरी चार्ज है तो ये हम इंसानों की तरह थकावट महसूस नहीं करती। इसमें पार्ट्स लगे होते हैं, मशीनें वो लगातार ऑपरेट करते हैं। बस बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी चार्ज करिए, ये फिर से काम चालू कर देगी। तो आप इससे लगातार आउटपुट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें जो फंक्शन के लिए उसे फीड कर देते हैं वो वैसा काम ऑटोमेटिक तरीके से करती रहेगी। रोबोटिक्स के जनक, ये जरूर याद रखा करिए आप, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर पढ़े थे, नेटवर्किंग के पढ़ा था। अब आपके सामने कौन आते हैं? जोसेफ एंजलबर्ग। जो जोसेफ एंजलबर्ग हैं, एक किसके फादर है बेटा? रोबोटिक्स के जनक कहे जाते हैं। इनका पूरा कंट्रीब्यूशन अभी हमें आगे मिलेगा, क्योंकि इनके द्वारा जो रोबोट डिजाइन किया गया तभी से एक रोबोटिक्स की पीढ़ी की शुरुआत कही जाती है। तो जो हमारे जोसेफ एंजलबर्गर, बर्गन नहीं बर्गल, जोसेफ एंजल बर्गल, इन्हें कहा जाता है बेटा कि ये कौन है? रोबोटिक्स के फादर। अब हम देखते हैं तो रोबोट एक चेक भाषा का, सेम वही बात लिखी हुई है। रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्र, देखिए आ गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर, इन तीन का कंबाइंड पैकेज होता है हमारे रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स शब्द पहली बार, देखिए रोबोटिक्स शब्द पहली बार इजाक एसिमोव के द्वारा हमें एक कहानी में मिलता है, और उस कहानी का नाम क्या था? रन अराउंड। याद रखिए, 1942 में बेटा आइजैक एसिमोव ने अपनी एक बुक में रोबोटिक्स के ऊपर एक्चुअल में 3 नियम बताए थे, और वही 3 नियम रोबोटिक्स के क्षेत्र में इसकी सबसे बड़ी शर्तें कही जाती हैं। क्योंकि यदि रोबोट उन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो फिर रोबोट जो हमारे हैं वो इंसानों के ऊपर हो सकता है कि आधिपत्य जमा ले, या उनके ऊपर एक खतरा साबित हो जाए। तो हुआ क्या? दोबारा पढ़ता हूं। रोबोटिक शब्द पहली बार विज्ञान की कहानी में दिखाई दिया, रन अराउंड। ये जरूर याद रखिए कि रोबोटिक्स का पहली बार उल्लेख हमें किस किताब में, किस नॉवेल में, किस स्टोरी बुक में मिलता है, तो उसका नाम क्या था? रन अराउंड। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आइजैक एसिमोव के द्वारा। और इन्होंने इसमें 3 कानून बनाने की पेशकश की थी, क्योंकि यदि रोबोटिक्स पे कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो भाई ये समझ लीजिए कि आपने इंसान की जान मशीनों के हाथ में सौंप दी।
तो यही जो 3 नियम होते हैं, वो 3 नियम इसके बारे में एक लॉ बन के सामने आते हैं। हालांकि अब विभिन्न संस्थाएं तो बन गई, लेकिन अभी भी इनका इतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश अपनी जरूरतों के हिसाब से रोबोट्स को डेवलप करने में लगे हुए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में जो 3 शर्तें होना चाहिए, ये आपको भी याद रखना चाहिए कि जो रोबोट्स बिल्डअप किए जाए उन्हें किन किन शर्तों के अंतर्गत रखा जाए। चलिए देखते हैं हम वो शर्तें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली शर्त हम देखते हैं, जो सबसे इसकी कंपलसरी पॉइंट होता है कि रोबोट्स शुड नॉट हार्म ह्यूमंस। मैं तो कहता हूं इधर शुड नहीं, मस्ट होना चाहिए कि रोबोट किसी भी तरह से ऐसा डिजाइन ना किया जाए जो इंसान को किसी भी तरह से हानि पहुंचाए। तो याद रखिए, पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है कि जो भी रोबोट्स डिजाइन किए जाएं वो इस तरह के होना चाहिए कि वो भूल के भी किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। अब हम दूसरा देखते हैं। एक रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। सबसे अच्छा पॉइंट इसका दूसरा जो हमें मिलता है कि वास्तव में आदेश जो भी हम इंसान देते हैं तो इंसान के आदेशों पर रोबोट काम करे। ऐसा ना हो कि रोबोट के अंदर एआई डेवलप हो जाए और वो अपने हिसाब से स्वतः काम करने लगे। तो रोबोट की डिजाइनिंग ऐसी रखनी चाहिए जिससे वो क्या करे कि हमेशा इंसान के ऑर्डर को माने, और जब तक उसे कोई ऑर्डर ना मिले तब तक वो अपने मन से कोई भी कार्य ना करे, क्योंकि ऐसा कर दिया तो भाई फिर तो मशीन एज आ जाएगी, फिर रोबोट अपने हिसाब से ही दुनिया को चलाएंगे। तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है, एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक कि वह इस तरह का संरक्षण फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के साथ संघर्ष की स्थिति में नहीं आता। देखो भाई, यदि रोबोट के अंदर आपने एक गोल डाल दिया कि रोबोट्स अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करने लगे, तो भूल के भी यदि आप रोबोट की मशीन को बंद करने जाओगे तो वो बंद होना नहीं चाहेगी और वो आपका विरोध करेगी। तो याद रखिए, यही है फर्स्ट लॉ, ये है सेकंड लॉ। तो वास्तव में इन दो के अंतर्गत यदि अब वो रक्षा करना चाहता है तो वो अपनी कर सकता है, लेकिन पहले उसे इन 2 नियमों का पालन करना होगा। रोबोट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंसान को नुकसान पहुंचाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि आप उसे बंद करने गए तो वो आपका भी विरोध कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा तीसरा पॉइंट जो सबसे कंपलसरी है कि रोबोट इस तरह से डिजाइन नहीं होना चाहिए कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा इन 2 कानूनों के वायोलेशन में कर दे। ना तो वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है और बेटा इंसान को क्षति पहुंचाया जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए कि रोबोट से जुड़े हुए 3 कानून हमें किस बुक में मिले थे बेटा, रन अराउंड। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि सबसे पहला, रोबोट्स कभी भी इंसानों पर अटैक ना करें। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उसे इंसान के ऑर्डर मानना चाहिए, और पहले और दूसरे ऑर्डर को फॉलो करते समय वो अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं ना करे। यदि और कोई कारण हो तो आप ऐसा बनाइए कि भाई वो अपनी रक्षा करे, लेकिन इंसानों का नुकसान किसी भी कदर से नहीं होना चाहिए। ये होती है रोबोटिक्स की या रोबोट डेवलप करने की 3 शर्तें। अब हम देखते हैं कि रोबोटिक्स के सिद्धांत। देखिए, मैंने वही कहा था, क्योंकि वो घटना कब की थी भाई, 1950 के आसपास, 1942। अब हम कब की देखते हैं, 2011। अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद EPRSC और कला और मानवता अनुसंधान परिषद ने मिलकर 5 सिद्धांत। सोचिए, 2011 से पहले हमने रोबोट्स के ऊपर कंट्रोल लगाने की या दुनिया के सभी देशों से ऐसी कोई अपील ही नहीं की कि उन्हें किस तरह के डिजाइन बनाने चाहिए। ये तो भाई उनकी किताब में लिखा हुआ था और दुनिया में प्रचलन आ गया कि रोबोट्स ऐसे नहीं बनने चाहिए। लेकिन जब तक कोई इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं होगी, इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं होगी, तब तक तो सभी लोग अपनी तरफ से डिजाइन कर ही रहे थे। और 2011 में इन्होंने कोई कंपलसरी लॉ नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा ये जो 5 सिद्धांत दिए हैं, अब लगभग हर देश इनको फॉलो करने की कोशिश करता है, और नहीं करता है तो आप उसकी अपील UN में कर सकते हैं, आप उसकी अपील सिक्योरिटी काउंसिल में कर सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श फॉर्मूला इन संस्थाओं के द्वारा इजाद कर दिया गया। हम देखते हैं कि भाई वो आदर्श फॉर्मूला है क्या। मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने की दृष्टि से कोई भी रोबोट ना बनाया जाए। ऐसा कोई भी रोबोट डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी फॉर्म में हम मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए। दूसरा, हम देखते हैं रोबोट बनाते समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। रोबोट बनाते समय उनकी सुरक्षा का मतलब है बेटा इंसानों की सुरक्षा का। रोबोट बनाते समय आप ऐसा डिजाइन करिए जिससे कि इंसान की सिक्योरिटी किसी भी तरह से ब्रीच ना हो। जो भी रोबोट्स बनाए जाएं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, मनुष्य की प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए होना चाहिए, ना कि हमें मनुष्यों को एक नया ट्रबल देना चाहिए।
तो याद रखिए कि आपका सबसे पहला बात, एक तो मनुष्य को हार्म ना पहुंचाए और दूसरा उनकी सिक्योरिटी पर भी कोई फर्क ना पड़े। नहीं तो फिर ऐसे रोबोट्स बनने लगेंगे जो पाइप पर चढ़ जाएंगे, खिड़की में एंटर हो जाएंगे, आपकी तिजोरी का बक्सा उठा के ले आएंगे, आप विरोध करते हैं गोली मारेंगे, नया आयरन मैन आ गया भैया, पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरा कि उनकी सुरक्षा का प्रॉपर बेटा स्क्रूटनी बनाई जाए, उनकी सुरक्षा, इंसानों की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोबोट को संवेदना और ठेस पहुंचाने, ठोस नहीं होता है, ये होता है ठेस। बिल्कुल यही बेटा इंग्लिश में सही लिखा हुआ था कि द रोबोट शुड नॉट बी मेड विद अ व्यू टू मेक द सेंसेशन कंक्रीट। वास्तव में हमें इमोशंस को रोबोट्स में नहीं देना चाहिए। यदि आपने रोबोट्स में इमोशंस देना इजाद कर दिया तो यदि उनमें मॉलिक्यूलर कुछ चेंज हो गया और वो इमोशंस ज्यादा गहरे हो गए तो भाई फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो याद रखिए कि रोबोट्स के अंदर संवेदनाएं या सेंसेशन पर रोक लगाने की बात भी 2011 में की गई थी कि कहीं से भी ऐसे रोबोट्स ना बनाए जाएं जिनके अंदर इमोशन, सेंसेशन, ऐसी भावनाएं यदि आप इनबिल्ट कर देंगे तो भाई रोबोट इमोशनल होकर फिर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो मशीन है। अगला हम देखते हैं, मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया जाता है। देखिए, मनुष्य रोबोट यदि बनाता है तो वो उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि बेटा मनुष्य उस चीज के लिए, मतलब किसी चीज के मतलब कि जिम्मेदारी यदि आपने रोबोट बनाया और आपने मनुष्य की भलाई के लिए बनाया, अब गलती से वो मशीन है और कोई नुकसान कर देती है तो फिर भाई हम किसी को इसका नुकसान का भरपाई करने के लिए किसी से नहीं कहेंगे क्योंकि रोबोट बनाने का उद्देश्य हमारा केवल क्या था, ह्यूमन वेलफेयर, हमें मनुष्य की भलाई से मतलब था, ना कि और किसी चीज से। तो ये बात याद रखिए कि वास्तव में मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के जिम्मेदार नहीं है क्योंकि रोबोट का निर्माण हमेशा किसके लिए किया जाएगा, मनुष्य की सेवा के लिए। रोबोट का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि उसका रचनाकार और मालिक कौन है इसका पता, बिल्कुल सही बात कि जो रोबोट होते हैं ऐसा नहीं कि हमने उसमें, जैसे आपके मोबाइल्स होते हैं तो उनमें IMEI नंबर होता है जिससे उनके बारे में एक पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये मोबाइल किस कंपनी के द्वारा प्लान किया गया था, ये मोबाइल किसने बनाया था, कब बनाया था, IMEI नंबर से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती। लेकिन सोचिए यदि आप रोबोट ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे उनके मैन्युफैक्चरर और उनका मैन्युफैक्चर की ईयर कौन सी थी इनकी जानकारी नहीं मिलेगी तो भाई फिर तो रोबोट खुला घूमेंगे रोड पर, पता ही नहीं है कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसीलिए एक सीरियल नंबर रोबोट्स पर हमेशा लिखा जाता है ताकि उनसे जानकारी मिलती रहे कि आखिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे सामने भाई, रोबोट के घटक। अब देखिए भाई एक रोबोट में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या नहीं होता है, अब हम देखते हैं उसकी बात। जैसे कि हमेशा याद रखिए कि रोबोट आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक सेंसर पर काम करता है। देखिए सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको इधर से बताता हूं कि सबसे पहले एक जरूरी चीज हमारे रोबोट्स में क्या होती है, एक सेंसर होता है। सेंसर हमारी तरह उनमें आंखें तो नहीं होती लेकिन आप चाहो तो उन्हें किसी चीज को पहचानने के लिए उनके अंदर कैमरा लगा सकते हो, या कैमरा नहीं लगा सकते तो आप एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हो जो कि अपने आसपास हो रहे सिग्नल्स को पहचान सके। क्योंकि रोबोट जनरली किसी ना किसी चीज से रिलेटेड बनाए जाते हैं, कोई ना कोई इनका स्पेशल टास्क होता है, लेकिन वो स्पेशल टास्क को पहचानेगा कैसे, है तो मशीन। तो मशीन बेटा अपने किसी भी टास्क को किससे पहचानती है, सिग्नल्स के थ्रू। तो जब भी एक रोबोट बनाया जाता है तो उसमें सिग्नल्स के लिए हम सबसे पहले उसमें क्या लगाते हैं, एक सेंसर। सपोज दैट आपने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मनुष्यों को आग बुझाने में काम आएगा, तो क्या करिए आप उस रोबोट में एक ऐसा थर्मल सेंसर लगाइए, एक ऐसा थर्मल सेंसर लगाइए कि जो क्या करे कि जब भी कहीं पर आग लगे तो वो आसपास के टेम्परेचर में बदलाव को महसूस कर सके कि यदि इतना टेम्परेचर हुआ है तो इसका मतलब वहां पर आग लगाइए, तब वो उस जगह पर जाकर, पॉइंट पर जाकर पानी स्प्रे करे। या आप चाहते हैं कि वो कोई स्पेशल टास्क करे तो एक काम करिए, आप उसमें कैमरा लगाइए और कैमरा जो फोटोग्राफ्स अपने आसपास की चीजों को लेगा तो उसका सेंसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फॉर्म में उसको समझेगा कि वो अपने आसपास क्या देख रहा है और उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है।
तो याद रखिए, अब हम किसकी बात कर रहे थे, रोबोट के घटक की, कि आखिर एक रोबोट किस किस से मिलकर बना होता है। और सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो रोबोट की होती है वो है उसका सेंसर, क्योंकि यदि सेंसर सही नहीं होगा तो भाई पूरा ही मामला कैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कि आप रोबोट का कंट्रोलर, जो एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आखिर एक नियंत्रक और कंट्रोलर जब तक नहीं होगा तब तक रोबोट को हम कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। नियंत्रक का मतलब होता है कि आप उसमें इनबिल्ट कंट्रोलर रख सकते हैं या आप उसे एक्सटर्नल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चाहे आपका एक्सटर्नल कंट्रोलर हो या आपकी मशीन अंदर से ही कंट्रोल हो रही हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर जरूर रखा जाता है, ताकि जो वो चीजें महसूस कर रही है उसके सेंसर उसे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब उस पर उसे अपने कंट्रोल के सद तक किया जाए। नहीं तो वो हर जगह अपनी प्रतिक्रिया ही दे रही है, फिर तो रोबोट भाई 1 घंटे चलेगा, खत्म ना। उसमें एक कंट्रोलर बनाया जाएगा, या तो कोई अपने हाथ से ऑपरेट कर रहा हो, मशीन के रूप में इधर उधर ले जा रहा हो, या दूसरा उसके हाथ में कंट्रोलर इंटरनल होना चाहिए कि उसे कब रिएक्शन देना है और कब रिएक्शन नहीं देना है। क्लियर हो ये बात? तो भाई देखिए, दूसरा में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या मिलता है, कंट्रोलर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमें क्या मिलती है, प्रचालक, या प्रचालक का मतलब होता है मैनिपुलेशन। क्या है कि जब भी हमारा रोबोट है उसे ऑपरेट करने का या उससे कार्य करवाने का कोई ना कोई इंटरनल सिस्टम जरूर रखा जाता है, जिससे कि हमारा रोबोट अंदर से अपने काम को हाथ कर सके, मूव कर सके, अपनी बॉडी को मूव कर सके। तो रोबोट की फिजिकल एक्टिविटीज को करवाने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेटर होता है, क्योंकि मैनिपुलेटर उसे तय करवाता है कि आखिर उसे जो इंफॉर्मेशंस मिल रही है अब उसे उस पर रिएक्शन कैसे करना है, उसे प्रतिक्रिया कैसे देनी है, उसे क्या मूव करना है। तो ये पूरे काम उसके अंदर कौन संभालता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रचालक की। अगला होता है गतिशीलक, लोकोमोटर। ये जरूरी नहीं कंपलसरी हो, वैसे हालांकि कंपलसरी तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार क्या होता है रोबोट्स अपनी जगह फिक्स होते हैं। हम ऐसे रोबोट बनाते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, तो यदि ऐसा होगा तो फिर लोकोमोटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोकोमोटर, गतिशीलक उनमें हमेशा जरूरत पड़ती है जब रोबोट अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, कि आखिर हमने जिस पर्पज के लिए बनाया था उस पर्पज को पूरा करने के लिए वो इधर से उधर जाए, और जब वो इधर से उधर जा रहा है तो भैया एक ऐसा हो जाएगा उसका लोकोमोटर पार्ट। अगला होता है प्रवर्तक, एक्चुएटर। जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर क्या करता है, हम उसके आर्म्स, आखिर रोबोट की मशीन जो अपने हाथों को चला रही है, तो भाई अपने हाथों को जब वो चला रही है तो यही होते हैं प्रवर्तक। जरूरी नहीं कि हमें उसमें फिजिकल आर्म्स के रूप में कुछ दिखे, हो सकता है उसमें कुछ रॉड लगा दी जाए जिससे रॉड से वो सामान को उठा रहा हो। तो एक्चुअल में रोबोट जो आउटपुट दे रहा है, तो वो आउटपुट जिस आर्म की सहायता से, जिस भुजा की सहायता से या किसी और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपना आउटपुट देता है, तो ये सभी चीजें उसका किसका पार्ट बन जाएंगी, एक्चुएटर। ये सभी ऑब्जेक्ट्स उसके किसका काम करेंगे, प्रवर्तक का। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं पावर सोर्स, जो कि रोबोट्स की जान है। क्योंकि आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी, तो अब मुझे एक्चुअल में उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, चिट्ठी। तो उसका जब वो बहुत आतंक करता है तो बस जैसी उसकी बैटरी फ्री हो जाती है फिर वो शांत हो जाता है। इसीलिए फिर वो ऐसी जगह जाकर अपनी कॉपीज तैयार कर रहा होता है जहां पर पावर सोर्स हो, क्योंकि यदि पावर सोर्स नहीं होगा, क्योंकि मशीन है, जैसे आप लोगों की एनर्जी का सोर्स क्या होता है, भोजन, और यदि आप खाना नहीं खाएं तो आपकी भी तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। तो ऐसे ही जो रोबोट्स होते हैं उनके पावर सोर्स का हमेशा एक परमानेंट सोर्स होना जरूरी है, नहीं तो भाई वो काम कैसे करेगा। तो हर चीज याद रखिए, फिर से दोबारा बता देता हूं कि रोबोट्स का काम करने का तरीका या उनके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। नियंत्रक, कंट्रोलर उसके अंदर कमांड रखने के लिए, या आपके हाथ में है तो आप उसे कंट्रोल में रख के अपने अकॉर्डिंग काम करवाएं। सेंसर, ताकि वो आसपास की चीजों को महसूस कर सके कि आखिर उसे इस कंडीशन में क्या आउटपुट देना है। तीसरा प्रचालक, मैन्युपुलेटर क्या कर रहा था कि उसके रिस्पॉन्स को तैयार कर रहा था कि अब उसे क्या रिस्पॉन्स देना है। गतिशीलक उसे इधर से उधर मूव करने के काम में आता है, और जो वो वास्तविक अपना काम करता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, प्रवर्तक या एक्चुएटर। और सबसे लास्ट होता है पावर सोर्स, बिजली का सोर्स, और वो नहीं होगा तो भाई रोबोट करेगा क्या। चलिए देखते हैं भाई, अब इन सब के बारे में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नियंत्रक या कंट्रोलर।
यह रोबोट में मानव मस्तिष्क के समान होता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। इसकी सहायता से रोबोट सौंपे गए कार्यों को कंट्रोल और पूर्ण करने में सक्षम होता है। देखिए वही बात दोबारा आ गई लौट के, जो अभी मैंने शॉर्ट में समझा दिया था कि जो नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, ये एक्चुअल में इन मशीनों के अंदर एक इंटरनल मेमोरी के फॉर्म में, और जब आप इंटरनल मेमोरी सेव नहीं करते हैं तो फिर आप उसे मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं कि चल इधर जा, चल इधर जा, अपना हाथ उठा। तो बेटा ये सब हम बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में हो गया? एक्सटर्नल बॉडी के हाथ में। लेकिन कई रोबोट्स होते हैं जो इंटरनल भी अपने अंदर मेमोरी सेव रखते हैं कि उसे कब क्या करना है, और यही पार्ट क्या कहलाता है? कंट्रोलर। जब इंटरनल हो या बाहर से हो, तो इसका जो कंट्रोलर स्विच होता है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप का बना होता है, और इसी कंट्रोलर की मदद से रोबोट अपने पास सौंपे गए कार्यों को कंट्रोल भी कर सकता है और उन्हें कंप्लीट भी कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको डिवाइस दिख रही होगी और ये डिवाइस इसे क्या कर रही है? ऑपरेट। तो ये जो डिवाइस है ये क्या हो गया? कंट्रोलर, कि आखिर हमें रोबोट से क्या क्या करवाना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने इसकी इंटरनल मेमोरी दे रखी है, तो भाई वो भी तो एक सेमीकंडक्टर होगा, उसे पता होगा, उसके सेंसर महसूस करेंगे कि भाई जिसके लिए हम इनबिल्ट है, हमें ऐसा रिस्पॉन्स तैयार करना है। चलिए ये हो गया आपका कंट्रोलर। दूसरा हम देखते हैं सेंसर। देखिए सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सेंसर के लिए मैंने बताया था थर्मल स्कैनर लगा सकते हो। आपकी टीवी क्या करती है? खुद ही सोचिए, टीवी क्या करती? आप रिमोट से स्विच दबाते हो और टीवी उस सेंस को महसूस करती है, तभी तो आपका चैनल बदल जाता है। तो आपके जो रोबोट्स होते हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सेंसर। ये रोबोट का ये भाग हमारे सेंसेस की तरह कार्य करता है, मानव इंद्रियों की तरह। जाहिर सी बात है, जब हमारी जीभ, हमारी बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5। आपकी स्किन, त्वचा, सुई चुभोती है, आप रिस्पॉन्स करते हो। आप जीभ पर जैसे ही कोई खाना खाते हो रिस्पॉन्स करते हो, चाहे वो टेस्टी हो और चाहे वो कड़वा हो। आपकी आंखें क्या होती हैं? सेंसर। आप जो देखते हो तभी तो रिस्पॉन्स करते हो। कान क्या है? सेंसर। आप जो सुनते हो रिस्पॉन्स करते हो। और भाई ऐसी सभी चीजें, नाक, खुशबू आती है, अच्छा लगता है, बदबू आती है, ऐसे कर लेते हो। तो ये जो आपके सेंसेस होते हैं, इन्हीं सेंसेस का बिल्कुल एक दूसरा रूप, मतलब उसी टाइप का रूप कहें, लेकिन क्योंकि उसमें फिजिकल आंख, नाक, कान तो होगा नहीं रोबोट में, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? ऐसा सेंसर लगाते हैं ताकि वो आसपास की घटनाओं को महसूस कर सके। जाहिर सी बात है कि हम इतना अच्छा एआई तो उसमें नहीं लगा सकते कि वो हर चीज को महसूस करे, लेकिन जिसके लिए हम, जिस प्रोग्राम के लिए उसे तैयार किया है, कम से कम वो तो वो सेंस को फील करे। तो भाई देखिए सेंसर लगे होते हैं रोबोट में। यह भाग मानव इंद्रियों की तरह कार्य करता है। इसकी सहायता से रोबोट देखिए अपने आसपास, उसके आसपास जो चल रहा है, उसके जो सराउंडिंग में चल रहा है, उसकी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकता है। रोबोट अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं उन्हें क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है। और देखिए आपके सामने कई चीजें लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें लिखा हुआ है ग्लोइंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। सेंसर ज्यादातर कहां पर फिट किए जाते हैं? इसके हेड पार्ट में, क्योंकि बेटा मशीन है, जरूरी नहीं आप इधर भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसमें दिखाया गया है तो उसके हिसाब से उसके सेंसर कहां पर लगाए गए हैं? इधर पर, ताकि वो चीजों को महसूस कर सके। देखिए पावर सोर्स के रूप में क्या लगाया हमने? लार्ज कैपेसिटी लिथियम बैटरी, हाई वोल्टेज बस सर्वो जिससे लोकोमोशन कर सकता है, कंट्रोल सिस्टम जो इसका खुद का बेटा कंट्रोलर से। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंसर। रोबोट में सेंसर के रूप में कैमरा और माइक का उपयोग किया जाता है। ये माइक का मतलब बोलने वाला माइक नहीं, एक्चुअल में रिसीवर होता है जो सूचनाओं को क्या करेगा? रिसीव करेगा। और जाहिर सी बात है कि ये सभी इंफॉर्मेशंस किसके रूप में फील करता है? डिजिटल के रूप में। जो हमारी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, उनके फॉर्म में करेगा। प्रचालक, मैनिपुलेटर। अब देखिए, अब जब उसे सब कुछ मिल गया, अब वो अपनी क्या देगा? प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपने क्या किया? कंट्रोलर फिट कर दिया कि ये कंट्रोल किससे होगा। दूसरा आपने उसके अंदर सेंसर लगा दिया कि भाई चल तू खुद ही फील कर ले। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्रचालक या मैनिपुलेटर। रोबोट का यह भाग मनुष्य के हाथों के समान होता है। किसी वस्तु को उठाने और कुछ अन्य कार्य करने के लिए मैनिपुलेटर का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः रोबोट के हाथों का एंड इफेक्टर्स और आर्म्स को ही प्रचालक कहा जाता है। देखिए एंड इफेक्टर्स मतलब होता है रोबोट के बॉडी का आखिरी पार्ट, जहां से वो किसी आउटपुट को दे रहा है, जहां से क्या कर रहा है भाई? वो आउटपुट दे रहा है। उन्हीं पार्ट्स को हम किस में रखते हैं? अपने मैनिपुलेटर में।
इसके बाद हम देखते हैं गतिशीलक लोकोमोटर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इन रोबोट्स में या तो पहिए लगे होते हैं, या उड़ने वाला रोबोट होता है तो उसे पंख लगा दिए जाते हैं, या रोलर रोटेट कर सकता है एक स्थान से, या आप उसे आर्टिफिशियल पैर लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी हम ए वाली पार्ट देखें तो ए पार्ट क्या हो गया, लोकोमोटर। और जो ए था बेटा, ए क्या था भाई, इसका प्रचालक जिसकी सहायता से आगे बढ़ेगा। जनरली इसमें हमने ए क्या लगा दी है, सेंसर। और कंट्रोलर डिवाइस कहां होती है, इसके अंदर। तो जब इन सबको इन्वर्ट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, एक रोबोट बन गया। देखिए प्रवर्तक, ये चीज आपको कुछ कुछ किसकी तरह लगेगी। देखिए आपका जो प्रवर्तक है, एक्चुएटर है, ये कुछ कुछ कैसी होती है, मैन्युपुलेटर की तरह, ये प्रचालक की तरह ही काम करती है। रोबोट का यह भाग मानव की मांसपेशियों का समान होता है, जो उसके अंदर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। रोबोट में यह गति इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक मोटर। आपने उसे पार्ट तो लगा दिए, हाथ तो लगा दिए, लेकिन हाथों से काम करवाने के लिए अब आपको उसमें क्या देना पड़ेगा, एक मोटर देनी पड़ेगी, जिससे वो अपने हाथों को उठा तो सके, या वो जिस काम के लिए बनाए तो उसमें एक छोटी सी मोटर भी तो इनबिल्ट करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जो पावर आ रही है, उसके अंदर जो ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा उससे कैसी आ सके, आउटपुट के रूप में निकाल सके। क्या है कि आपने मैन्युपुलेटर तो लगा दिया, लेकिन मैन्युपुलेटर से काम कौन करवाएगा, तो उस मैन्युपुलेटर से एक्चुअल में काम कौन करवाता है, प्रवर्तक या एक्चुएटर। इसके बाद हम अगला देखते हैं, शक्ति सोर्स। देखिए भाई पावर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोबोट कुछ खाते तो है नहीं बेचारे, सीधे साधे से इंसान होते हैं ना, इसलिए कुछ खाते नहीं। तो आखिर जो रोबोट्स होते हैं, क्योंकि देखो भाई दुनिया में कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे अमीबा हो, केवल वायरस को छोड़ देना बस, क्योंकि वायरस बेटा एनर्जी का यूज नहीं करता, तो इसलिए तो वायरस को हम जीवित और मृत के बीच की इकाई कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो होता क्या है इसमें कि जैसे हमारा कोई भी इंसान हो, हम किससे चल रहे हैं, एनर्जी से, और हमारी एनर्जी हमें किससे मिल रही है, खाने से। वैसे ही बैक्टीरिया भी भोजन का उपयोग करते हैं, तभी तो खाना सड़ जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी एनर्जी के लिए अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो दुनिया की कोई भी चीज हो भाई, कुछ भी काम हो रहा हो, आपकी बाइक होती है तो वो भी तो पेट्रोल और डीजल से चल रही। तो दुनिया में कोई भी मशीन हो, चाहे वो इंसान हो, जीवित हो, अजीवित हो, यदि वो कुछ कर रही है तो हमेशा किससे चलेगी, ऊर्जा से। तो भाई जो रोबोट्स हैं ये भी तो अपना काम करेंगे, तो इन्हें भी तो क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके जो हैवी रोबोट्स होते हैं, जो हमारे हैवी रोबोट्स होते हैं, भारी भरकम रोबोट्स होते हैं, उनमें हम बैटरी कौन सी फिट करते हैं, लेड एसिड बैटरी। लेकिन चूंकि आजकल के रोबोट्स, चूंकि एक्चुअल में क्या है बेटा, रोबोट्स थोड़े हैवी ही बनाए जाते हैं, और हैवी बनाए जाने का कारण होता है क्योंकि हैवी रहने के कारण इनके अंदर संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि आप रोबोट्स को हल्का बना दोगे, तो हल्का बना दोगे तो भाई उनके अंदर संतुलन कम मिलेगा, जरा सा चले गिर सकता है। क्योंकि भारी वस्तुओं में, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, या जिसे हम बुलाते हैं हिंदी में कि जहां पर सभी बल आकर जीरो हो जाते हैं, गुरुत्व केंद्र हिंदी में बुलाते हैं। तो गुरुत्व केंद्र बेटा भारी वस्तुओं का अच्छा मिलता है, इसीलिए रोबोट्स में हम क्या करते हैं, उसका संतुलन बना रहे तो हैवी बैटरी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन चूंकि आजकल की दुनिया में कई हल्के रोबोट्स की भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे फ्लाइंग रोबोट्स हो गए जो उड़कर जा रहे हैं, तो उनके अंदर फिर हम भारी भरकम बैटरी ना लेकर जो आपके मोबाइल में इस्तेमाल होती है लिथियम बैटरी, फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली जो रोबोट्स होते हैं हैवी होते हैं, जो पहियों से रोटेट करते हैं, या एक फिजिकल आर्म्स जैसे लिम्स बना दिए जाते हैं, तो वो मैकेनिकल पैरों की तरह चलते हैं। तो इनमें जब ज्यादा भार नहीं रखना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि मोटर उसे आगे ही नहीं बढ़ा पा रही है, तब हम किसका करेंगे, लिथियम बैटरी सोर्स। और यदि आप हैवी बनाना चाहें तो आप किसका बनाते हैं, लेड एसिड बैटरी का। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें भी दो तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बार जोन में या युद्ध क्षेत्र में रोबोट्स को भेज रहे हैं, तो वहां पर उन्हें बार बार हम चार्ज नहीं कर पाते, तो फिर इनके अंदर ऐसी बैटरी यूज की जाती है जिससे इन्हें अच्छा खासा चार्ज या अच्छा खासा इलेक्ट्रिक सोर्स अंदर से ही मिल जाए। और जब हमारे घरों वगैरह में जो रोबोट्स होते हैं, या आपके हॉस्पिटल्स में, या इधर पर उधर पर रेस्टोरेंट्स में कहीं पर भी मिलते हैं, तो उन रोबोट्स को हम कैसा रखते हैं, रिचार्जेबल, ताकि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम उन्हें फिर से चार्ज कर सके। तो यही इनका क्या बन जाता है, पावर सोर्स। चलिए अब हम देखते हैं अगली बात, रोबोट्स के टाइप। क्या है कि बेटा सामान्यतः अब रोबोट्स के बारे में जब हम सब कुछ जान गए, तो हमने क्या देखा कि भाई रोबोट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब हमें यह पता करना है कि रोबोट कितने टाइप के होते हैं।
तो देखिए रोबोट को आप कितने टाइप से बांट सकते हो, 5 टाइप से। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स, जिसके अंदर प्रोग्राम पहले ही फिक्स है। अगला बेटा मानव की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तीसरे होते हैं ऑटोमेटिक काम करने वाले रोबोट्स। अगला होता है बेटा टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, जैसे आप दूर से काम करवा रहे हैं और कहीं बैठे, और रोबोट के द्वारा जब आप ऑटोमेटिक ट्रायल करके एक नया काम प्राप्त करते हैं तो ऑगमेंटिंग रोबोट्स। तो हमें रोबोट्स कितने टाइप के मिल रहे हैं? 5। पहला कौन सा है? प्री प्रोग्राम, दूसरा है ह्यूमनॉइड, तीसरा है ऑटोनॉमस, चौथा है टेली ऑपरेटेड, और 5वां कौन सा है? ऑगमेंटेड। चलिए देखते हैं भाई इनमें क्या क्या मिलता है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि बेटा ये वाला पार्ट हमारे पीएससी में प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपके रोबोट्स के नाम भी बताता चलूंगा कि जो आज की दुनिया में फेमस रोबोट्स हैं, क्योंकि रोबोट तो कई टाइप के बन रहे हैं, लेकिन जो फेमस रोबोट्स हैं आखिर वो किस कैटेगरी में आते हैं और वो काम क्या करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। एक नियंत्रित वातावरण में काम करते हैं। तो जो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं उनका मतलब होता है कि हम उसमें पहले ही प्रोग्राम करके रखते हैं कि आखिर इसे किस कंडीशन में क्या करना है। मतलब उसमें एआई जैसा सिस्टम आपने फिट ही नहीं किया कि भाई इतनी सारी कंडीशंस हो सकती हैं और इन कंडीशंस में आप एक बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे और अपना रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं, हमने पहले ही प्री प्रोग्राम कर दिया है कि बस उसे एक काम करना है, इधर से उधर, इधर सामान रखा उठाया इधर रख दिया, इधर सामान पकड़ा इधर उठा के रख दिया। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? प्री प्रोग्राम। हमने क्या किया, उसमें भीड़ लगा दिए, हाथ ऐसे कर दिए, अब उसे हाथ से सामान लेकर इधर से उधर जाना है। तो आपने उसे केवल एक ही काम दिया है, आपने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। तो ये किस टाइप के रोबोट्स होते हैं? ये होते हैं प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। चलिए देखते हैं। और ये हमेशा बेटा यही इसलिए लिखा था कि ये नियंत्रित वातावरण में काम करते हैं। ये जितना इसके अंदर प्रोग्राम होगा, क्योंकि आप ज्यादा चीजें तो इनबिल्ट कर नहीं सकते, तो जितना इनके अंदर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जितना प्रोग्राम किया है ये उतना ही आउटपुट देंगे। अब ये भाई क्या करते हैं, जहां से भी सरल और निश्चित प्रकार के काम करते हैं, इन्हें बिल्कुल सिंपल काम के लिए प्रोग्राम किया जाता है, ज्यादा टिपिकल काम इन्हें नहीं सौंपे जाते। अब वही हम अगला देखते हैं इसके बाद। तो जैसे उदाहरण होता है बेटा फैक्ट्री रोबोट। फैक्ट्री रोबोट का मतलब ही क्या होता है कि ये रोबोट्स क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में या हमारे बेटा जो मशीनी दुनिया है उसमें कारखानों में काम करते हैं। जैसे आपने रोबोट्स लगा दिया और आपको काफी भारी सामान उठाकर ट्रक में लोड करना है, तो हमने क्या किया कि उसके आर्म्स लिए हैवी सामान रखवा दिया। अब एक एक करके बहुत हैवी सामान हो गया, अब हमें सटीकता से उसे रखवाना है। तो फैक्ट्री में जनरली जो काम करने वाले रोबोट्स बनाए जाते हैं, उन्हें आप देखोगे तो आपको तो सिंपल मशीन ही लगेगी, आपको लगेगा भाई ये तो मशीन है, जैसे हमारे ट्रॉली में होता है हाइड्रोलिक पंप होता है, उठा के सामान रखवा दिया। लेकिन नहीं भाई, इनमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम फिक्स होता है, उसके अलावा काम नहीं करते। तो इसीलिए हमारे फैक्ट्री रोबोट जो काम करते हैं उनमें इंजन लगाने के लिए आपको सूक्ष्म माइक्रो पार्ट्स लगाने, जैसे आप देखते हो कि मर्सिडीज वगैरह होती है, बीएमडब्ल्यू होती है, और कभी भी आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखिए तो उसमें इंसान केवल जनरल कामों करते हैं, बाकी उनके नट बोल्ट सीट लगाना ये सब काम वो मशीनों के हाथों से करते हैं। तो आपको लगता है कि मशीन काम कर रही है, तो बेटा हमारी भाषा में भाई रोबोट है। बस इस टाइप के रोबोट कैसे होते हैं? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। हमने एक पर्टिकुलर काम करने के लिए उन्हें बना रखा है। दरवाजों पर वेल्डिंग करना करवा लीजिए भैया, यह उस कार्य को लंबे समय तक तेजी से और एक मानव की तुलना में अधिक कुशलता से बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जब इंसान ऐसा काम करता है, हमें सेम चीज बार बार रिपीट करनी है, तो इंसान मानवीय भूल कभी कभी हो जाती है। और मानवीय भूल होती है क्योंकि बेटा हमारे पास दिमाग से हम काम करते हैं, हालांकि इसकी क्षमताएं असीमित होती हैं, लेकिन कई बार 19-20 हो जाता है। लेकिन मशीन जब उसको काम करती है तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि उसका प्रोग्राम फिक्स है, ऐसा ऐसा करना है, उसके दिमाग में उलझन नहीं होगी, अल्फा बीटा तरंगें उसके दिमाग में नहीं होती हैं, उसका तो प्रोग्राम ही फिक्स है। अगला हम देखते हैं ह्यूमैनॉइड्स रोबोट। ये रोबोट कैसे होते हैं बेटा? मानव के शरीर के जैसे बनाए जाते हैं, और आजकल इन्हीं का बहुत ज्यादा फैशन बढ़ रहा है। जैसे आपने वो सोफिया नाम का रोबोट देखा होगा जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था और उसने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी थी। फिर एक लक्ष्मी नाम का रोबोट भी आपने देखा होगा। चलिए सभी पर चर्चा होगी, अभी तनिक रुकिए। जिसके शरीर के आकार को मानव शरीर के जैसा बनाया जाता है उसे हम क्या बुलाते हैं? ह्यूमैनॉइड रोबोट।
ऐसे रोबोट जो मानव व्यवहार की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह नकल भी करते हैं, ये रोबोट आमतौर पर मानव जैसी गतिविधियां, इस सब कुछ मामलों में कैसे हैं, इंसानों की तरह, जैसे दौड़ना, कूदना, वस्तुओं सामान को इधर से उधर ले जाना, ये होटल, रेस्टोरेंट, न्यूज एंकर, ये पूरे हमारे रोबोट किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमैनॉइड्स रोबोट में। चलिए इसके हम आगे देखें, उदाहरण भी देखिए। एटलस नाम से ऐसा रोबोट बनाया गया, सोफिया मैंने अभी अभी नाम लिया था, जो कि इसने पूरी दुनिया की सुर्खियां बहुत बटोरी थी और ये हर देश में ऐसे आती थी जैसे उन देशों के प्रेसिडेंट चले आ रहे हो, पूरी देश, पूरा मीडिया, बड़े बड़े लोग उसी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, आइए आइए। सोफिया की कहानी कुछ ऐसी थी क्योंकि वास्तव में एक लड़की की तरह ही दिखती थी। अगला हम देखते हैं पैटमैन, रोबियर, ओशियन वन और नू। ये सब आपको नाम याद रखना चाहिए क्योंकि ये सभी दुनिया के फेमस ह्यूमैनॉइड रोबोट हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद, इसमें देखिए एटलस के बारे में लिखा है कि बोस्टन डायनामिक द्वारा दुनिया का सबसे गतिशील, दुनिया का सबसे फास्ट ह्यूमैनॉइड रोबोट जो फटाफट एक्शन कर सकता है, एक किस नाम से बनाया गया था, एटलस। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, बोस्टन डायनामिक। और एक कैसा था बेटा, एक रिसर्च बॉडी थी जिसे पूरे शरीर की गतिशीलता की सीमाओं से ज्यादा कार्य करने डिजाइन किया गया है। ये बिल्कुल इंसान की तरह ही था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो काम करता है, इंस्ट्रक्शन इनबिल्ट भी हो सकते हैं। तो इंसान की तरह उचकने के लिए, जंप करने के लिए, तेज भागने के लिए, कुछ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये किस कंपनी के द्वारा किया गया था, बोस्टन डायनामिक। और ये सबसे फास्ट रोबोट है जितने भी बेटा ह्यूमैनॉइड रोबोट होते हैं। अब आइए सोफिया, ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा सुर्खियां, चलिए बात करते हैं पहले हैंसन रोबोटिक्स। ये हांगकांग की कंपनी थी। हैंसन रोबोटिक्स का सबसे उन्नत ह्यूमैनॉइड रोबोट, जैसे रोबोट सोफिया एआई के भविष्य के लिए हमारे सपनों को व्यक्त करती है। क्योंकि ये इसलिए फेमस हुई थी, एक तो बिल्कुल इसका जो बॉडी पार्ट्स थे वो पूरे इंसानों की तरह दिखते थे, और दूसरा क्या है कि इसमें एआई इनबिल्ट किया गया था, तो ये कुछ लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस पर बात करके जवाब भी देती थी, हालांकि वो कोड उसके अंदर पहले ही फिक्स होता था। तो याद रखिए बेटा, इसलिए इसे सबसे उन्नत माना गया। और सुर्खियां ऐसे ही नहीं बनती हैं, देखिए इसके आगे भी सोफिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दुनिया की सबसे पहली रोबोट नागरिक, एक ऐसा रोबोट जिसे एक देश ने नागरिकता दी है बेटा, तो याद रखिए किस देश ने सोफिया को नागरिकता दी है। जैसे आप इंडियन सिटीजन होते हैं, आप इधर से उधर जाते हैं तो आपका पासपोर्ट लगता है, तो सऊदी अरब ने बाकायदा उसे एक नागरिकता का दर्जा दिया। अच्छा है भाई, हमारे देश में नहीं दे तो आधार कार्ड बनवाना पड़ता है इसे। वेल, याद रखिए सोफिया एक पहला ऐसा रोबोट था जिसे नागरिकता प्रदान की गई है, और एक कब की गई थी, अक्टूबर 2017। इसके बाद देखिए इसी का पॉइंट 14 फरवरी 2016 को देखिए आ गया, हांगकांग स्थित हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसे एक्टिव किया गया। उसने भारत में पहली बार, देखो मैंने कहा था कि तमाशा लगा हुआ था उसके बारे में, ये भारत में पहली बार इसका प्रदर्शन कहां पर किया गया था, आईआईटी बॉम्बे में। और हमारे यहां कब आया था, 13 दिसंबर 2017, 30 दिसंबर 2017 को। हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर कहने आया हूं, क्योंकि भाई 2 दिन बाद हो जाता। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए पहली, देखिए भाई, इसे इनोवेशन एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब रोबोट्स की दुनिया के लिए एम्बेसडर का काम करेगी, क्योंकि रोबोट्स, देखो भाई पहले ही कह दिया है कि रोबोट मशीन है, लेकिन आजकल जो रोबोट्स बन रहे हैं वो एआई बेस्ड बन रहे हैं। और रोबोट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो उसके सिद्धांत में पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी, शायद आपने कभी भी बेटा मिसलेनियस जरूर पढ़ा होगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर तक बना दिया। इसका चेहरा, लेकिन हाँ, इसका चेहरा हॉलीवुड की एक हस्ती है बेटा, ऑड्री हेपबर्न, इनके चेहरे की इसमें नकल बनाई गई थी। ऐसा नहीं कि बेटा एक नया ही चेहरा मंगल ग्रह से लेकर आयो, एक्चुअल में जो हॉलीवुड की स्टार है उनका चेहरा इसे दिया गया था, ऑड्री हेपबर्न। ये नाम जरूर याद रखिए, किसके चेहरे से इसका चेहरा मिलता हुआ था, ऑड्री हेपबर्न। अब देखिए स्वायत्त रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट क्या होते हैं, हम उसमें ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे उनमें कुछ ऑटोमेटिक काम करने की भी क्षमताएं हो। देखते हैं, स्वायत्त रोबोट मानव ऑपरेटरों की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जैसे हम इंसान काम करते हैं। अब इन्हें ऑपरेट नहीं करेंगे, हम पहले ही इनके चिप ऐसी लगा देंगे, ऐसी सिलिकॉन चिप लगा देंगे कि ये कुछ काम स्वयं से कर सके, इसे हमें मशीन से ऑपरेट ना करना पड़े।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जाहिर सी बात है कि जब एक खुद काम कर रहा है तो ये किस पर बेस्ड होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये रोबोट कुछ परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेकर कार्य कर सकते हैं। ये रोबोट आमतौर पर खुले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि बेटा बम निरोधक दस्ता। जैसे आजकल क्या है कि एक्सप्लोजिव्स आतंकवादियों के द्वारा या कई जगह छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो लोग कर देते हैं। अब माइनिंग बिछा दी तो अब ऐसी जगह बेटा इंसान जाते हैं, हमारे आर्मी के जवान जाते हैं तो मानवों की क्षति होती है। तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं कि हम रोबोट्स को उतार देते हैं और रोबोट्स उस जगह रोबोट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो वो रेंज के थ्रू फटाफट फील करने की कोशिश करता है कि कहां कहां एक्सप्लोजिव्स लगे, और ऐसी जगह पर उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है कि उसे कैसे डिफ्यूज करना है। तो उस जगह पर वो खुद फैसला ले रहा है, हमें इधर से ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा। तो ये रोबोट कैसा हो गया? हमारा ऑटोनॉमस, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम केवल किसका फिक्स होगा? एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करे और उसे डिफ्यूज करे। तो प्रोग्राम तो रख दिया, लेकिन जमीन पर भी तो चल रहा है। तो फैसला लेना कि भैया कब मिलेगा, क्या करना है, ये हमने पहले ही इनबिल्ट कर दिया। तो इसके लिए हमने उसके अंदर क्या इनबिल्ट किया होगा? एआई। तभी तो वो अपनी परिस्थितियों में काम कर रहा है स्वयं। चलिए ए वाला पॉइंट क्लियर। जैसे कि देखिए बेटा लिखा है रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। लो भाई, ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो बेटा खुद ही सफाई करने में जुट जाता है। अगला हम देखते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट। मैंने पहले ही बताया था कि टेली ऑपरेटेड, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका ड्रोन होता है, तो जो ड्रोन हवाई जहाज आजकल उड़ रहे हैं, हम उन्हें कहीं दूर बैठे होते हैं और कहीं दूर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे ही आजकल ऑपरेशन करने की तकनीक भी चलती है कि डॉक्टर कहीं बैठा होता है और वो इधर से ही ऑपरेट अपने इंस्ट्रक्शन देता है और रोबोट दूसरी जगह काम कर रहा होता है। बस वो उसमें लगे कैमरे से देखता रहता है कि भैया जो मनुष्य के शरीर को वो खोद रहा है वो सही से खोद रहा है कि नहीं तो कुछ गलत हो जाए। तो याद रखिए ऐसे रोबोट्स हमारे क्या होते हैं? टेली ऑपरेट। टेली ऑपरेटेड, देखिए साफ साफ इसका कंट्रोल रिमोट किसके हाथ में है? इंसान के हाथ में। मानव द्वारा नियंत्रित मैकेनिकल बॉट्स होता है। ये रोबोट आमतौर पर अत्यधिक विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मौसमी परिस्थितियों में, बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे कि मौसम खराब हो गया और वहां पर कुछ इंसान फंस गए, अब हम उन्हें बचाना चाहें, लेकिन भाई 2 को बचाने 4 लोग जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है, भाई वो 4 लोगों की जान को भी खतरा है और हेलीकॉप्टर को भी खतरा है। चलो हेलीकॉप्टर का खतरा एक संपत्ति की क्षति है, डेट विल बी रिकवर्ड, लेकिन जो इंसान की क्षति होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं? ऐसे रोबोट्स को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब रोबोट जाएगा, मशीन जाएगी, उन लोगों को बचाएगा, लाइफ जैकेट ले जाएगा। तो ये सब काम पॉसिबल किससे हुआ है? टेली ऑपरेटेड। इंसान कहीं दूर है और काम कहीं दूर करवा रहा है। इसका प्रमुख उदाहरण मानव नियंत्रित पनडुब्बी लीजिए भाई, सबमरीन। इंसान कहीं बैठा है और सबमरीन अंदर ही अंदर जा रही है, जिनका उपयोग बीपी तेल रिसाव के, देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनका उपयोग हम किसमें कर रहे हैं? क्या है कि जब सबमरीन है और जहां पर तेल का रिसाव हो रहा है, समुद्रों में तेल के कुएं हैं, वहां पर लीकेज हो रहा है, या कोई जहाज है वो टैंकर लेकर जा रहा है, उसका तेल रिस गया, अब सोचिए कितनी बड़ी पर्यावरण की क्षति होगी। लेकिन इंसान बेटा लीक बंद करने जाएगा तो वहां पर पानी के अंदर दूर दूर तक पॉसिबल नहीं होता कि हम रिसाव को बहुत जल्दी बंद कर पाए, और ऐसे में तो तेल अच्छा खासा फैल जाएगा, पूरे समुद्र का पर्यावरण जीवन संकट में आ जाएगा। तो ऐसे समय पर हम क्या करेंगे? हम बेटा वहां पर सबमरीन ऑपरेट करेंगे, पानी के अंदर ड्रोन के रूप में जाएगी, उसका बाल बंद करेगी, लीकेज था उसे कस देगी, वापस आ गई, कोई खतरा ही नहीं था। तो ये सब कैसी होती हैं भाई? टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। देखिए ये भी लिखा है कि युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों को ढूंढना। ऑगमेंटिंग रोबोट, वास्तव में मानव क्षमताओं को ऐसा बढ़ा देना जो हम नहीं कर सकते हैं बेटा, वो एक कर दे। देखो क्या हुआ, जैसे कि मानव ने बेटा अपना हाथ खो दिया या किसी कारण से उसके शरीर में कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो हमने रोबोटिक आर्म लगा दिया, अब वो अपनी पूरी क्षमताओं से काम कर रहा है। रोबोट प्रोस्थेटिक अंग या एक्सोस्केलेटन है जिनका उपयोग भारी वजन उठाने के लिए कर सकते हैं। तो बेटा मानव का कोई अंग खो गया या अंग टूट गया, कट गया, और अब वो हाथ से पूरा काम नहीं कर रहा है, तो हमने उसमें एक बढ़िया रोबोटिक आर्म लगा दी, और अब बेटा वो उसका चिपसेट हमने अंदर लगा दिया, तो बिल्कुल उसका हाथ ऐसे काम कर रहा है जैसे इंसान अपने दिमाग से सोच रहा है। एक तो ये होता है कि हम इस हाथ से बांध कर रखें ताकि ये उठे तो इतना आर्म भी उठ जाए, लेकिन जो इंटेलिजेंस रोबोट होते हैं, जो ऑगमेंटरी रोबोट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हम इनके अंदर सेंसेशन ऐसा डालते हैं कि वो मानव की दिमाग की क्षमताओं से ऑपरेट होता है। आप सोच रहे हैं और तब वो हाथ खुद अपने दम पर ऐसे भी उठ सकता है। तो ऐसे रोबोट्स को हम क्या बुलाते हैं? ऑगमेंटिंग रोबोट्स।
इसके बाद अब हम देखते हैं अगला। तो देखिए भाई आपके सामने अब कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट, फटाफट पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने टाइप समझा दिए तो अब ये आपका याद करने वाला काम रह जाएगा कि भाई ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे होते हैं, मानव की तरह दिखने वाले, जैसे सोफिया और व्योममित्र। व्योममित्र बेटा इंडिया का रोबोट है, इसलिए ये जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। प्री प्रोग्राम रोबोट, ऐसे रोबोट जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है, उसे अलग से हम क्या बुलाते हैं, प्री प्रोग्राम। ये तो अभी आपको बता ही चुका हूं, इनके उदाहरण याद रखने, जैसे मैकेनिकल आर्म लिखा है, या आर्म बेटा भुजा होती है। स्वायत्त रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं, ऑटोनोमस, जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, यही चीज शॉर्ट में लिखी है। अगला हम देखते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट, ऐसे रोबोट जिन्हें रिमोट की सहायता से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में कंट्रोल किया जाता है, जैसे सबमरीन ड्रोन, कहा था कि उड़ा दो भैया, इंसानों की जान बचाएंगे हम। अगला हम देखते हैं इसके बाद संवर्धित रोबोट, संवर्धित ऑगमेंटेड रोबोट, इसमें आप किसी को बेटा एक नया अंग लगा दो, नई किडनी लगा दो जो अंदर अंदर काम करती रहे। ऐसे रोबोट जिनका उपयोग मानव की क्षमताओं को इंसानी शरीर के रूप में क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ऑगमेंटेड रोबोट्स। क्लियर हुआ इतना। पहिए वाले रोबोट, जैसे क्या होते हैं कि इन रोबोट्स में नीचे व्हील लगाए जाते हैं और उसी सेंसर के रूप में काम करते हैं, जैसे स्क्रैप और साइको। पैर वाले रोबोट, अब हमने क्या है कि व्हील की जगह उसमें आर्म्स लगा दिए। ऐसे रोबोट जो किसी भी सतह पर या वातावरण में चल सकते हैं, इनमें फिसलने वाले पहिए नहीं है, जैसे कि क्वाड्रपोड रोबोट, बिग डॉग, ऐसे कई बनाए गए। आसिमो बेटा होंडा के द्वारा बनाया गया। तैरने वाले रोबोट, ये बेटा पानी के अंदर डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं, स्विमिंग रोबोट, जैसे फेस्टोफिस, जैसे कौन सी है, फेस्टोफिस, पैक्स वेब ग्लाइडर। अगला उड़ने वाले रोबोट, फ्लाइंग बेटा, इसमें तो ड्रोन वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे कि एयर पेंगुइन, जैसे स्मार्ट बर्ड, जैसे डेल फ्लाई। तो देखिए ये सब आपको याद करने होंगे कि आखिर ये जो नाम लिखे हुए रोबोट्स के, एक किसके लिए बनाए गए, एक किसके लिए बनाए गए, एक किसके लिए बनाए गए, एक किस कैटेगरी में आता है, फेस्टोफिस किस में आता है, एक किस में आता है, स्मार्ट बर्ड, बर्ड का मतलब क्या है, चिड़िया, डेल फ्लाई उड़ेगी, एयर पेंगुइन उड़ेगा। तो इनके नाम में ही कई इशारे छुपे होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आखिर ये रोबोट किस कैटेगरी के। क्लियर हुआ। तो भैया एक आज का होता है बेटा रोबोट का फर्स्ट पार्ट। देख लेता हूं कहीं कोई और स्लाइड तो नहीं बची है। जी बिल्कुल, अब कोई स्लाइड नहीं है, लेकिन याद रखिए कि आपको ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लगातार चाहिए तो भाई आपको हमारे चैनल को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट जरूर लिखिए कि आखिर आपको सेशन कैसा लगा, और भाई इतना जरूर करिए कि सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। क्योंकि सीएमसी इंदौर का जो सिविल सर्विसेज चैनल है, ये आपको हमेशा स्टेट सर्विसेज में, यूपीएससी में हर चीज आपके लिए बेहतर करता ही रहेगा। और याद रखिए अपने दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पोर्टल पर जुड़ते जाते हैं, हमें उतना ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग उतना ही प्यारे तरीके से उस पर आगे बढ़ते हैं। आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा तो भाई देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, हम आपके लिए ऐसे ही समर्पित बने रहेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए हमारे इस सेशन को। थैंक यू सो मच।